मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग कर रहे हैं क्लास जो है 10th की जो हिस्ट्री है, 10th हिस्ट्री की हम लोग जो है चैप्टर नंबर 1 करेंगे। ठीक है। राइज, हम नेशनलिज्म कैसे राइज हुआ यूरोप में उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि यूरोप जो था एक फ्यूडल सोसाइटीज़ थी, कहीं मोनार्क था, कहीं कुछ था, तो वो एक बटी हुई थी। कैसे वो जो है एक इकट्ठी हुई, उसके बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो 1848 में जो है फेडरिक सोरिया ने एक फ्रेंच पेंटिंग ड्रॉ की थी। एक्चुअली उसका इमेजिनेशन था ये। ठीक है। उसने ये जो रशियन रेवोल्यूशन से ये इमेजिनेशन लेके, ये देखो ये कैसे जो है ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना, ये देखो जर्मन फ्लैग्स, जबकि जर्मन तब था भी नहीं है ना, इटली, ठीक है, फ्रांस फ्लैग यहाँ क्रॉस कर चुका है। तो ये उसने ये इमेजिन किया है कि ये जो डिफरेंट नेशनलिटी के लोग जो हैं वो लोग लिबर्टी की तरफ मार्च कर रहे हैं। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखो यूरोप और अमेरिकन के मेन और वुमेन जो हैं सब एजेस के, सब सोशल क्लास के जो है मार्च कर रहे हैं एक लॉन्ग ट्रेन में, और ऑफर कर रहे हैं होमेज किसको? स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी को, जैसे ही वो उसके पास से गुजर रहे हैं। ठीक है। आर्टिस्ट जो थे, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम के थे, वो लिबर्टी को पर्सनिफाई करते थे एक फीमेल फिगर के साथ। ठीक है। और रिकॉग्नाइज करेंगे कैसे टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट एक हाथ में वो लेके खड़ी, और दूसरे हाथ में जो चार्टर जो है राइट्स ऑफ मैन है, दूसरे हाथ में लिबर्टी के हाथ में। ठीक है। जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उसके हाथ में। ठीक है। ऑन द अर्थ जो फोरग्राउंड एक इमेज है जो शैटर्ड रिमेन्स इन द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। देखो ये जो है ना, ये देखो अब क्या है, सोरेन ने एक यूटोपियन वर्जन लगाया जहाँ लोग जो है पूरी दुनिया के वो जो है वो ग्रुप हुए हैं एक डिस्टिंक्ट नेशंस के, और आइडेंटिफाई करते हैं वो अपने आप को डिफरेंट फ्लैग से, जैसे जर्मन, फ्रांस का फ्लैग, इंडिया का फ्लैग, अलग अलग। ठीक है। अब क्या हुआ है कि नेशंस और उनके अलग अलग नेशंस के अलग अलग कॉस्ट्यूम से, और एक प्रोग्रेशन, एक प्रोसेशन स्टार्ट किया हुआ, मतलब चल रहे हैं लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास है यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड, क्योंकि तब सिर्फ दो ही कंट्रीज थे जो नेशन स्टेट्स थे, और फ्रांस जो थी वो जो है आइडेंटिफाई कर रही थी अपने आप को ट्राई कलर। अब इंडिया जो वो रीच कर रही है स्टैचू को, जो जो स्टैचूज के पास रीच कर रही है वो क्या है, वो एक नेशन स्टेट। अब शी इज फॉलोड बाई कौन कौन से लोग हैं? जर्मन जो है वो ब्लैक और रेड फ्लैग लेकर, इंटरेस्टिंगली एट दिस टाइम जर्मन जो है सोरो ने क्रिएट किया था ये इमेज जो जर्मन पीपल की, वो ये नेशन स्टेट थी भी नहीं, लेकिन होप कर रहे थे कि एक दिन ये सारे जर्मैनिक जो प्रिंसिपैलिटीज़ हैं वो आपस में इकट्ठी होकर एक नेशन स्टेट बनाएंगी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जैसे ये देखो डिफरेंट टाइम, हंगरी, आयरलैंड, पोलैंड, ये सारी स्टेट्स, और हेवन से क्राइस्ट और सेंट्स और एंजल्स देख रहे हैं इस मंजर को। तो आर्टिस्ट ने सिंबलाइज करने की कोशिश की है कितनी फर्टर्निटी, कितना मतलब भाईचारा है सभी नेशंस के बीच में अराउंड द वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम यही सेरूरू की जो सोरियो की जो विजन है, जो इसको विजुअलाइज करें कैसे 19th सेंचुरी में वेरियस जो नेशन स्टेट्स जो हैं वो एमर्ज हुई हैं यूरोप के बीच में, और कैसे मल्टी नेशनल डायनेस्टिक जो यूरोप की है वो ख़त्म हुई। कंसेप्ट मॉडर्न स्टेट का पढ़ेंगे, कैसे सेंट्रलाइज पावर जो एक्सरसाइज की गई थी, एक्सरसाइज करती है स्वर्गन कंट्रोल ओवर एक क्लियर डिफाइंड टेरिटरी के अंदर। ठीक है। और हैज़ बीन डेवलपिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप, बट नेशन स्टेट जो है ना इन द वच, जिसमें मेजोरिटी जो उसके सिटीजन्स है ना, वो नॉट ओनली इट्स रूलर्स केम टू डेवलप एक सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी डेवलप करते, एक शेयर हिस्ट्री और डिसेंडेंट जो है डेवलप करते एक नेशन स्टेट के अंदर। ठीक है। उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करें। ठीक है। ये कॉमननेस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी फ्रॉम टाइम इमोरल, ये फोर्ज की गई आपस में एक स्ट्रगल के दौरान, जो एक्शंस जो लीडर्स के और कॉमन पीपल के थे उनके द्वारा। तो इस चैप्टर में हम लोग डाइवर्स प्रोग्रेस पढ़ेंगे जो नेशन स्टेट बिल्डिंग में, जो राइज ऑफ नेशनलिज्म में जो है जो हुआ है मिड जो 19th सेंचुरी यूरोप में। ठीक है। उसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन जब 1799 में हुई ना, तो फ्रेंच के आपको पता होगा हमने फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट थी, एक एब्सोल्यूट मोनार्क के अंदर पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो आए फ्रेंच रेवोल्यूशन, इन द वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, और उससे कैसे लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवर्निटी फ्रॉम मोनार्क टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कैसे। देखो बिगिनिंग में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन ने बहुत सारे मेजर्स ऑफ प्रैक्टिसेस इन जो है वो जो क्रिएट किए, जो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी दिखाता है अराउंड फ्रेंच पीपल, जैसे आइडियाज़ ऑफ फादरलैंड, सिटीजन्स, ये नोशन एम्फसाइज किए गए ताकि कम्युनिटीज़ को यूनाइट किया जाए और फाइट किया जाए इक्वल राइट्स के लिए अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल फ्लैग जो ट्राई कलर का चूज़ किया गया, रिप्लेस करके फॉर्मर जो रॉयल स्टैंडर्ड का था। ई स्टेट जनरल्स एलेक्ट किए गए जो एक्टिवली सिटीजन्स, और नेशनल असेंबली को जिन्हें रीनेम किया गया नेशनल असेंबली को। तो नई हम्स कंपोज की, ओथ ली गई, मार्टर जो लोग शहीद हो गए उन्हें कमेमोरेट किया गया, किसके नाम पे? इन द नेम ऑफ नेशन।
तो एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव डाला गया। ये सब कहाँ हो रहा है? ये फ्रेंच में हो रहा है रेवोल्यूशन के बाद और ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन। ठीक है, अब क्या है, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ और ड्यूज़ जो है अबॉलिश कर दी गई स्टेट के अंदर। जो इंटरनल जो है ना बैरियर्स होते हैं ना, यहाँ से यहाँ ट्रेड करने में बैरियर्स लगे हुए हैं, वो ख़त्म कर दी गई। जो रीजनल डायलेक्ट्स वो डिस्करेज किए गए और फ्रेंच को जो है एज इट स्पोकन और रिटन इन पेरिस और एक कॉमन लैंग्वेज बन गई। रीजनल डिस्कोर्सेज को ख़त्म करके एक फ्रेंच लैंग्वेज को थ्रू आउट द टेरिटरी बोला गया। तो रिवोल्यूशनरीज ने क्या किया, फर्दर डिक्लेयर किया कि ये हमारा मिशन है, कि हम हमारी ये डेस्टिनी है कि हम फ्रेंच नेशन को लिबरेट करेंगे पीपल ऑफ यूरोप को फ्रॉम, कि फ्रेंच नेशन की ये हमारी डेस्टिनी है कि हम उन लोगों को भी ये डेस्पोटिज्म का जो रूल है, जो मोनार्क्स रूल है, उसको ख़त्म करेंगे और दूसरों को भी हेल्प करेंगे, यूरोप्स को भी के लोगों को भी एक नेशन बनने में। अब ये जो न्यूज़ थी इवेंट की, ये डिफरेंट सिटीज़ में यूरोप की पहुंची और स्टूडेंट्स जो मेंबर, जो एजुकेटेड मेंबर थे, जो वो भी सेटअप करने लगे अपने जैकोबियंस क्लब्स। ठीक है, अब देर एक्टिविटीज़ और कैंपेन जो है परपेड वे, एक फ्रेंच आर्मीज़ जो है जो मूव की जब हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्ज़रलैंड में और मच ऑफ इटली इन 1790, जब ये फ्रेंच आर्मी जो है इन टेरिटरीज को कॉन्कर करने लगी ना, तो ये आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी वार, तो फ्रेंच ये नेशनलिज्म के आइडियाज़ जो है अब्रॉड ले जाने लगे। अब फ्रांस से बाहर ये आइडियाज़ जाने लगे जब फ्रांस जो है नियर बाई की जो एरियाज़ है वो कॉन्कर करने लगे। ठीक है, समझे? जब ये देखो ना ऑस्ट्रियन एम्पायर, देखो ये फ्रेंच जब स्विट्ज़रलैंड कॉन्कर किया, इटली तक गए, सिलिसिया है ना, ये देखो ये ऑस्ट्रिया, बेवरिया, ये इन एरियाज़ में, तो ये आइडियाज़ जो हैं ये वहाँ पे भी ट्रांसफ़र होने लगे। अब जब नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किए बहुत से सिस्टम ऑफ रिफॉर्म जो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस थे फ्रांस में, वो जब नेपोलियन ने बाकी टेरिटरीज कॉन्कर की ना, तो उनमें भी किया, उनमें भी ये चीज़ें की। लेकिन हाँ, रिटर्न ऑफ मोनार्की हुआ नेपोलियन के अंडर, नो डाउट, उसने डिस्ट्रॉय की डेमोक्रेसी फ्रांस के अंदर, लेकिन जो कुछ उसने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड जो उसने इनकॉपरेट किए थे रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल के पूरे सिस्टम को एक रैशनल और एफिशिएंट बनाने के लिए, जैसे सिविल कोड जिसको नेपोलिक कोड भी कहते हैं, जैसे जितनी भी प्रिविलेजेस लोगों को बाई बर्थ मिलती हैं वो ख़त्म कर दी गई है ना, एस्टैब्लिश किया गया इक्वलिटी बिफोर लॉ और सिक्योर किया गया राइट टू प्रॉपर्टी। ये कोड जो है ना वो क्या किया गया, एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। अब देखो इन डच रिपब्लिक्स में भी, स्विट्जरलैंड में, इटली में, जर्मनी में नेपोलियन ने क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, फ्यूडलिज्म को अबोलिश कर दिया गया और पीजेंट्स को जो फ्री कर दिया था जो सेल्डम और जो मिनरल ड्यूज होते हैं ना, सेल्डम मतलब जो देखो फ्यूडल लॉर्ड में एक मास्टर होता है, एक सर्वेंट होता है। ठीक है, इनके बीच में ना यहाँ कुछ मिनरल ड्यूज थे उनको ख़त्म कर दिया गया। टाउन्स में जो गिल्ड की जो मर्चेंट की ट्रेडर यूनियन से ना, वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस वो रिमूव कर दी गई। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है उसको इम्प्रूव किया गया। ठीक है, पीजेंट वर्कर आर्टिशंस ने जो नई बिजनेसेस इंजॉय करने लगे, नई फ्रीडम इन्हें इंजॉय करने लगे। बिजनेसमैन और जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स थे पर्टिकुलरली बिगेन टू रियलाइज कि ये जो यूनिफॉर्म लॉ है, जो स्टैंडर्डाइज वेट और मेजर्स हैं, जो कॉमन नेशनल करेंसी है, वो फैसिलिटेट करेगा मूवमेंट और एक्सचेंज गुड्स को और कैपिटल का एक रीजन से दूसरे रीजन की तरफ। हाउएवर कुछ एरियाज जो कॉन्कर किए गए थे, रिएक्शन जो लोकल पॉपुलेशन का था फ्रेंच रूल को, वो मिक्स था, क्योंकि इनिशियली बहुत सारी चीज़ें जो है ना बहुत प्लेसेस पे, जैसे हॉलैंड पे, स्विट्ज़रलैंड पे जो है, और सिटीज़ जैसे ब्रासेल्स में या मिलन या वर्साओ, जो फ्रेंच आर्मीज थी वो उन्हें देखा जाने लगा एक लिबर्टी के हार्बिंगर्स, मतलब उनको लिबर्टी लाने वाले, लिबरेट करने वाले यहाँ के लोगों को। बट जो इनिशियल इंथुजियाज्म था ना वो बाद में हॉस्टाइल में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो डिड नॉट गो हैंड इन हैंड। वो कैसे, क्योंकि पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ जो इंक्रीज टैक्सेशन या सेंसरशिप या फूड पे जो कंस्पायरेशन होने लगा या फ्रेंच आर्मी में रिक्वायर्ड टू, अब नई जो फ्रेंच आर्मीज़ जो है भर्ती किए जाने लगे यहाँ से लोग, जो रेस्ट ऑफ द यूरोप को कॉन्कर करने के लिए, ये सारी चीज़ें ऐसे लगने लगे कि जो लिबर्टीज़ जो चीज़ें फ्रेंच लाई है उसके फ़ायदे कम है और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज के फ़ायदे कम है, और जो चीज़ें इन पर डाली जा रही हैं उनके नुकसान ज़्यादा है। नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुए, लेकिन कैसे मेकिंग हुआ, देखो बहुत सारी कंट्रीज़ ना, जैसे जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड, इटली, ये डिवाइडेड थे किंगडम्स में। एक जर्मनी में ही ना 39 प्रिंसिपैलिटीज़ कर दी थी किसने, नेपोलियन ने। तो डिफरेंट छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज़ में बटे हुए थे। अब एक प्रिंसिपैलिटी से दूसरी प्रिंसिपैलिटीज़ में जाने के लिए ना बहुत रिस्ट्रिक्शन थी, तो यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पोकन, हर पॉकेट में छोटी छोटी लैंग्वेज स्पोकन बोली जाती थी, तो मुश्किल था कि इनको यूनिफाई करके एक नेशन बनाना। अब जो एरिस्टोक्रेट्स और न्यू मिडिल क्लास थे, ये जो सोशल और पॉलिटिकली ना ये थे माइनॉरिटीज़ में।
ठीक है, लेकिन दे हैड अ लार्ज लैंड होल्डिंग, प्रॉपर्टीज इनके पास बहुत ज़्यादा थी, उनके पास इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, उन्हें जो नोबल्स और ऊपर के जो जो पीपल है ना उनके साथ कनेक्शंस थे थ्रू मैरिजेस, तो उनके बॉन्ड्स थे, उनके कनेक्शन हाई सोसाइटी में बहुत थे। देखो टाइज ऑफ मैरिजेस कनेक्टेड विद द टाइज ऑफ मैरिजेस, जो एरिस्टोक्रेट्स थे, एरिस्टोक्रेट समझते हो ना, नहीं अब क्या हुआ, जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी वो तो एग्रीकल्चरिस्ट है, आप कहीं पे भी देख लो। तो इस तरीके से जो है नोबल्स एरिस्टोक्रेट्स में जो है फ्यूडलिज्म में जो है बटा हुआ था, ठीक है। इनसे तो इट वाज अमॉन्ग द एजुकेटेड और लिबरल मिडिल क्लास के दैट आइडिया जो यूनिटीज़ के थे, जो अबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज थे, वो पॉपुलरिटी में आए। मिडिल क्लास लोग, जो ट्रेड फ्लोरिश हुआ ना उसकी वजह से, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसकी वजह से जो मिडिल क्लास जो लोग ऊपर आए हुए थे, इनमें ये आइडियाज़ बड़ा पॉपुलर होने लगा, ठीक है। अब रेवोल्यूशन के साथ ये देखो, ये मिडिल क्लास तो स्वेल हो गई थी ना, मतलब बढ़ गई थी, ठीक है। ये चाहते थे ये ना इन पीजेंट्रीज में आते थे और ना ये जो है नोबल्स में या एरिस्टोक्रेट्स में आते थे, तो ये इन मिडल में थे, इनको कोई राइट नहीं था, इनके पास अब पैसा और इनकी लाइफ जो है अब थोड़ी ठीक होने लगी, तो इन्हें लगा कि नहीं, हमें जो फ्रीडम जो डेमोक्रेसी है वो इन्हें आइडिया अट्रैक्ट करने लगा जाता कि इक्वलिटी फॉर ऑल के लिए ये लोग लड़ने लगे, मिडिल क्लास लोग। जो लिबरल नेशनलिज्म थे वो तो शुरू से जो है वो आइडिया, जो नेशनल यूनिटी का आइडिया है अर्लियर 19th सेंचुरी में यूरोप जो है क्लोजली अलाइन था आइडियोलॉजी और लिबरलिज्म के साथ। मतलब ये डिराइव हुई थी कि फ्री, मीनिंग लिबर का मतलब भी फ्री है, लिटन वर्ड लैटिन रूट से आया है। ये जो नई मिडिल क्लास लिबरलिज्म थे ये थे कि फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल और इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। पॉलिटिकली ये एम्फसाइज करते थे कंसेप्ट ऑफ जो गवर्नमेंट है, जो कंसेंट, जो मतलब लोगों के द्वारा चुनी गई रिप्रेजेंटेटिव्स। तो सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है लिबरलिज्म जो है हैज स्टूड फॉर द एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी, और जो क्लर्जी प्रिविलेजेस हैं, जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, और ये चाहते थे कि एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बने थ्रू पार्लियामेंट। और लिबरल्स ने जो है इनोवेटेबिलिटी ऑफ प्राइवेट और स्ट्रेस किया, येट जो इक्वलिटी बिफोर लाया वो तो कभी हुआ ही नहीं ना, क्योंकि फ्रांस में भी क्या था, वोट जो है थ्रू कुछ पीरियड तब जब जैकोबियंस क्लब था तब जो है वोटिंग राइट जो है मैन और वुमेन को मिले, है ना। लेकिन फ्रेंच में भी क्या था, फिर भी जो है नेपोलियन ने जो है वो चीज़ दोबारा रिवर्स कर दी थी। उन्हें वो बोल रहा था जो टैक्स देने वाले मेन हैं वो उन्हीं के पास सिर्फ राइट टू वोट है। तो वुमेन्स को जो है ना, वुमेन्स एंड नॉन प्रोपेटेड मेन जो थे उन्होंने अपोजिशन किया, उन्होंने मूवमेंट कर ली कि हमें भी पॉलिटिकल राइट इक्वली मिलने चाहिए, समझे। तो इन इकोनॉमिक्स फेयर ऑल्सो लिबरलिज्म ने कहा कि फ्रीडम ऑफ मार्केट होना चाहिए, अबॉलिश होना चाहिए जो स्टेट ने इम्पोजिशन और रिस्ट्रिक्शन डाले हुए हैं कैपिटल गुड्स पे, ठीक है। जैसे मैंने आपको जर्मन का बताया था कि 39 ट्राइब में डिवाइड किया हुआ था एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से, 39 प्रिंसिपैलिटीज या प्रोविंसेस में डिवाइड किया हुआ था नेपोलियन ने। अब इन 39 प्रिंसिपैलिटीज से जब कोई गुड ट्रैवल करेगा तो हर जगह कस्टम ड्यूटीज़ देना पड़ेगा, हर जगह जो है आपको टैक्स पे करने पड़ेंगे। तो वो चाहते थे कि ये इम्पोजिशन हटनी चाहिए। अब ये भी चाहते थे कि अगर एक नेशन, एक सिंगल नेशन होगा तो उसके अंदर वेरियस जो क्या है, जो बैरियर्स है, ट्रेड बैरियर्स, वो ख़त्म होंगे। ये एक ऑब्स्टेकल देखा जाता था कि इकोनॉमिक एक्सचेंज के लिए, और ग्रोथ जो नई कमर्शियल क्लास का हुआ तो ये आर्ग्यू करने लगे कि यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरीज बनानी चाहिए ताकि बिना अनहिंडर्ड जो है मूवमेंट हो गुड्स और पीपल और कैपिटल की, समझे। तो इसलिए यूनिफिकेशन लोग जब जैसे नेटवर्क ऑफ रेलवे जो फर्दर हुआ तो मोबिलिटी जो है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट की जो है वो और हुई, और नेशन की यूनिफिकेशन के लिए कि ये जो छोटे छोटे हम लोग बटे हुए एक नेशन में होंगे तो ये ट्रेड बैरियर्स नहीं रहेंगे, ये टेरिटोरियल बैरियर्स नहीं रहेंगे। तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो थी वो स्ट्रेंथन हुई और वाइडर जो नेशनल सेंटिमेंट थे वो ग्रो हुए इस टाइम में, समझे। अब न्यू कंजर्वेटिज्म इन देखो, कंजर्वेटिव जब नेपोलियन हारा है 1815 में, तो यूरोपियन गवर्नमेंट जो स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म की मतलब से भाग रही थी। कंजर्वेटिव आर वो पॉलिटिकल फिलोसफी जो स्ट्रेस करती है ट्रेडिशन, जो एस्टैब्लिशमेंट इंस्टीट्यूशन, एक कस्टम, और जो परफेक्ट करती है कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, क्विक डेवलपमेंट, जल्दी जल्दी नहीं होनी चाहिए, चेंजेस आराम आराम से होने चाहिए। वो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन स्टेट और सोसाइटी में बिलीव करने वाले, जैसे मोनार्क है, चर्च है, सोशल हेरार्कीज है, प्रॉपर्टी है, फैमिली को प्रिजर्व करना है। तो जितने भी कंजर्वेटिव्स थे होएवर डिड नॉट प्रपोज कि हम लोग पुरानी सोसाइटी में वापस चले जाएं जो प्री रिवोल्यूशन डेज में थे, लेकिन उन्हें रियलाइज़ हो कि चेंजेस जो इनिशिएट किए गए नेपोलियन की तरह जो मॉडर्नाइजेशन है वो स्ट्रेंथ वो और ताकतवर बनाएगी हमें, जो हमारे जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन जैसे मोनार्क है,
वो थोड़े मोनार्क पे, लेकिन इट कुड मेक स्टेट मोर इफेक्टिव और एंड स्ट्रॉन्ग, कि स्टेट को और इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग बनाएगी जो एडमिनिस्ट्रेटिव है कन्वीनियंस है, जो मॉडर्न आर्मी है, जो एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी है, जो इकोनॉमी है इतनी डायनामिक, जो एबोलिशन हुआ है फ्यूडल सोसाइटी का या सर्फडम का, जो मतलब मास्टर और स्लेव वाला, वो स्ट्रेंथ करेगा जो ऑटोक्रेट मोनार्की है यूरोप की। 1815 में जो रिप्रेजेंटेटिव थे यूरोपियन पावर के, जैसे ब्रिटेन, रशिया, पर्सिया, ऑस्ट्रिया, जो कलेक्टिवली जिन्होंने डिफीट किया था नेपोलियन को, वो वीना में मिले एक सेटलमेंट ड्रॉ करने के लिए यूरोप के लिए, और कांग्रेस होस्ट हुई बाय ऑस्ट्रेलियन, जो ऑस्ट्रियन चांसलर था ड्यूक जो था मैटरनिक। अब डेलीगेट्स जो थे वो ट्रीटी ऑफ वीना जो 1815 में जो ड्रॉ आपकी जो ट्रीटी ऑफ वियना की ट्रीटी जो है ना, वियना की ट्रीटी जो है वो जो जब बनाई गई, ऑब्जेक्टिव क्या था, अनडू करने जो चेंजेस जितने भी यूरोप में नेपोलिक वॉर के द्वारा जो चेंजेस आए हैं उनको ख़त्म करने के लिए। ये भी अब जो ब्रूबोन डायनेस्टी थी, वो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जो हटाई गई थी, जो रूल कर रही थी फ्रांस में, उसको दोबारा पावर में उसको रिस्टोर किया गया उसकी पावर में। और जितनी भी फ्रांस ने लूज़ की थी फ्रांस ने जितनी भी टेरिटरी जो गेन की थी ना, नेपोलियन ने जो वॉर लड़के जो टेरिटरीज हथियाई थी, वो सारी ख़त्म करके वापस दे दी गई। और ए सीरीज ऑफ स्टेट वाज सेटअप, बाउंड्रीज जो है फ्रांस की दोबारा की गई और प्रिवेंट किया गया फ्रेंच जो एक्सपेंशन फ्यूचर में ना हो। जो किंगडम ऑफ नेदरलैंड जो इंक्लूडेड थी बेल्जियम में भी, वो नॉर्थ, जैसे जिनोवा वाज एडेड टू प्यूडोमेंट इन साउथ, पर्शिया को जो है गिवन इंपॉर्टेंस, एक नई टेरिटरी दी गई वेस्ट में। तो ये सारी चीज़ें, ऑस्ट्रिया का कंट्रोल, अच्छा जो कन्फेडरेशन था जर्मनी का 39 स्टेट का, वो सेटअप किया गया था जो नेपोलियन ने, उसको वैसे ही अनटच छोड़ दिया। ईस्ट में जैसे रशिया को पार्ट दिया गया पोलैंड का, वाइल पर्शिया को जो पोर्शन ऑफ सेक्शन हो गया। तो मेन जो इंटेंशन थी वो रिस्टोर करने की, मोनार्कीज जो नेशनलिज्म की वेव चली थी उसको ख़त्म करने के लिए और ओवरथ्रो करने के लिए जो नेपोलियन ने क्रिएट किए थे क्या, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो है कंजर्वेटिज्म इन यूरोप। कंजर्वेटिव रजीम सेटअप हुई ना 1850s में, वो ऑटोक्रेट्स की, वो सब ऑटोक्रेट्स थे, मतलब वो टॉलरेट ही नहीं करते थे कोई भी क्रिटिसिज्म या डाइसेंट, कोई भी मतलब अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आई है तो पब्लिक बोल सकती है ना, ऐसी एक्टिविटीज़ पे कोई भी क्रिटिसिज्म उनको कर्ब करने की एक्टिविटी की। उन्हें कहा कि वो क्वेश्चन नहीं कर सकते, जो क्वेश्चन कर रहे थे लेजिटिमेसी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की। इन्होंने क्या किया, इम्पोज किए सेंसरशिप लॉ पे, कंट्रोल किया जो न्यूज़पेपर में कहा जाता है, बुक्स, प्लेज या सॉन्ग्स जो आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी या फ्रीडम को कोई भी एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। अब ये एसोसिएटेड थे जो भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ आइडियाज एसोसिएटेड थे, अगर उनको कोई भी किया हो तो इन्होंने सेंसरशिप उस पर लगा दी। जो मेमोरीज हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की, वो नथिंग लेस नन द लेस वो चलती रही और इंस्पायर करती रही लिबरल्स को। एक मेजर इशू जो टेकअप किया गया लिबरल नेशनलिस्ट ने, वो क्या, क्रिटिसाइज करने लगे नए जो कंजर्वेटिव ऑर्डर है और बात जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है ना। अब रिवोल्यूशनरीज देखो, 1850s जो ईयर था ना, ईयर ऑफ 1850, एक फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट को क्या हुए, डर से जो है, रिप्रेशन के डर से, मतलब सख्ती होगी सर गवर्नमेंट की तरफ से, वो अंडरग्राउंड हो गए। सीक्रेट सोसाइटीज़ जो बहुत सारे यूरोप में स्टार्ट होने लगी और ट्रेन करने लगे रिवोल्यूशनरीज को, जो ये आइडिया स्प्रेड करेंगे। अब टू बी रिवोल्यूशनरी इन दिस टाइम मतलब कि कमिटमेंट टू अपोज, मतलब मोनार्कल फॉर्म जो महाराजा रानियों का जो एक ये ऑटोक्रेट्स का जो है, इसके खिलाफ लड़ना और एस्टैब्लिश जो वीना कांग्रेस में हुई है, और फाइट करना लिबर्टी के लिए और फ्रीडम के लिए। अब मोस्ट ऑफ जो रिवोल्यूशनरीज थे ना, उन्हें लगा कि जो नेशन स्टेट का जो क्रिएशन है वो एक नेसेसरी पार्ट है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमें फ्रीडम तभी मिलेगी जब हम लोग जो है क्या करेंगे, हम स्ट्रगल करेंगे किसके लिए, ये फ्रीडम की स्ट्रगल नेसेसरी है। अगर हमें नेशन स्टेट बनेगा तभी होगी हमें फ्रीडम मिलेगी, ठीक है। तो ये जो है फ्रीडम के वे में है नेशन स्टेट, ओके। अब क्या हुआ, वन सच इंडिविजुअल जो इटालियन रेवोल्यूशनरी था, जिसे जीएसपी मजीनी कहा जाता है, वो कहाँ बोर्न हुआ, जिनोवा में 1805 में, और वो मेंबर वो एक सीक्रेट सोसाइटी का बना जिसे क्या कहते हैं, गैर्बनोरी। अब वो था 24 ईयर्स यंग और वो उसे एग्जाइल में भेज दिया गया 1831 में, क्योंकि रेवोल्यूशनरी ये लिगोरिया एक जगह का नाम है, वहाँ इसने रेवोल्यूशन करने की अटेम्प्ट किया रेवोल्यूशन का। और उसने 2 और अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ की, फर्स्ट यंग इटली इन मर्सिलियस में और फिर यंग यूरोप इन जो है बर्नी में। अब क्या किए, इसके मेंबर जो लाइक माइंडेड जो यंग पीपल हैं, पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी स्टेट के। मजीनी ये बिलीव करता था कि गॉड ने हैज़ इंटेंडेड नेशन एक नेचुरल यूनिट जो है मैनकाइंड की, कि गॉड ने इंटेंट किया एक नेशन ही जो है एक नेचुरल यूनिट है मैनकाइंड की। सो इटली
कुड नॉट कंटिन्यू टू बी पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम, मतलब इतनी छोटी छोटी स्टेट्स और किंगडम्स नहीं हो सकती, उसे एक इकट्ठा होकर एक नेशन स्टेट बनना पड़ेगा और एक फोर्ज करनी पड़ेगी एक यूनिफॉर्म रिपब्लिक, एक वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस, मतलब सबको इकट्ठा होकर एक रिपब्लिक के अंदर आना होगा। मतलब ये यूनिफिकेशन सिर्फ जो है यही सिर्फ इटली को जो है लिबरेट करवा सकता है। उसके मॉडल पे जो सीक्रेट सोसाइटीज़ थी वो जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में जाने लगे और मिज़ीनी ने क्या किया, रिलेंटलेसली मतलब अपोज की कि मोनार्की को हमेशा उसने अपोज किया कि ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। उसने डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक और फ्राइटेंड किया, डराया कंजर्वेटिव्स को बहुत ज़्यादा। मैट्रिच देखो, मैटरनिच डिस्क्राइब हिम द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर, मजीनी को। अब एज ऑफ रेवोल्यूशन आता है 1830 से 1848 में। जैसे ही कंजर्वेटिव ने अपनी पावर को कंसोलिडेट करना शुरू किया तो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म जो है ना वो इंक्रीजिंगली जो है रेवोल्यूशन की तरफ जो है अपने आप को अटैच करने लगे, ठीक है। और बहुत सारे जो रीजन्स थे यूरोप की, जैसे इटालियन है, जर्मन स्टेट्स है, या ओटोमन एम्पायर है, आयरलैंड है या पोलैंड है, ये रेवोल्यूशंस जो है ना ये यहाँ से लेड बाई लिबरल जो नेशनलिस्ट थे वो एजुकेटेड मिडिल क्लास एलिट से थे, जो प्रोफेसर हैं, स्कूल टीचर है, क्लर्क है या मेंबर है किसी कमर्शियल मिडिल क्लास के। तो फर्स्ट अपहेल जो हुई फ्रांस में हुई वो 1830 में, और बुरबोन जो किंग है वो रिस्टोर किया गया पावर में ड्यूरिंग कंजर्वेटिव रिएक्शन 1815 में। आफ्टर नाउ ओवरथ्रोन, फिर से लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने इसको ओवरथ्रो कर दिया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क लुइस फिलिप जो हेड थे वो वेन वाज फ्रांसनीज मैट्रिच वंस रिका, और इसको जो है हेड बना दिया। वेन फ्रांस नीजिस मैट्रिक वंस रिमार्क कि रेस्ट ऑफ द यूरोप जो है जब मतलब जब खींच आती है नी इसको स्नीज होता आता है फ्रांस को, तो पूरा जो है यूरोप जो है उसको कोल्ड हो जाता है। तो जुलाई रेवोल्यूशनरी ने स्पार्क की एक अपराइजिंग ब्रासेल्स में जो विच लेड टू जिसमें बेल्जियम में आउटब्रेक हुआ और फिर जो है यूनाइटेड किंगडम में ऑफ नीदरलैंड। अब क्या हुआ, ये इवेंट्स ने नेशनलिस्ट को मोबिलाइज कर दिया, फीलिंग अमोंग के एजुकेटेड एलाइट्स जो अक्रॉस यूरोप के हैं और ग्रीक के हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए। अब ग्रीस जो पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर था 15वीं सेंचुरी से, वो रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म में यूरोप में ग्रो हो गया और स्ट्रगल इंडिपेंडेंस के लिए अमोंग ग्रीक्स भी स्टार्ट होगी 1821 में। अब नेशनलिस्ट जो ग्रीस में थे उन्हें सपोर्ट मिली, जो बाकी ग्रीक्स लोग एग्जाइल में रहते थे, एंड ऑल्सो मेनी जो वेस्टर्न यूरोप में रहते थे जो सिंपथाइज करते थे एंशिएंट ग्रीक कल्चर से, जो पोइट आर्टिस्ट जो ग्रीक्स के साथ एज ए कैंडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन इसको कहा जाता, और मोबिलाइज करने लगे पब्लिक ओपिनियन और सपोर्ट करने लगे इस स्ट्रगल को अगेंस्ट जो मुस्लिम एम्पायर है, क्योंकि ये ओटोमन एम्पायर के अंडर था ग्रीक। देख रहे कितनी बेहतरीन बात। तो इंग्लिश पोइट जैसे लॉर्ड बायन है, उसने ऑर्गेनाइज की फंड और लेटर फाइट में गया, वेंट टू वॉर इन द फाइट, वेर वहाँ वो मर गया फीवर से 1824 में। फाइनली जो ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल है 1832 में, उन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया ग्रीक को एक इंडिपेंडेंट स्टेट। अब देखो ये तो हुआ, फिर क्या हुआ कि रोमांटिक इमेजिनेशन ऑफ नेशनल जो फीलिंग स्टार्ट हो गई। देखो द डेवलपमेंट ऑफ जो नेशनलिज्म है वो डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। कल्चरल प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। आर्ट ऑफ पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप द नेशनल फीलिंग्स। सिर्फ कोई फ्लैग होने से या टेरिटोरी से या जंग लड़ने से ये नेशंस नहीं बने, कल्चर से ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आइडियाज़ ऑफ नेशन जैसे आर्ट, पोइट्री, स्टोरी, म्यूजिक जो है, जैसे लुक एट द रोमांटिसिज्म, देखो कल्चरल मूवमेंट जो हुआ है एक जगह से विच सो टू डेवलप एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट किया है। रोमांटिक आर्टिस्ट और पोइट्स ने क्रिटिसाइज किया और ग्लोरीफाई किया रीजन और साइंस को, ये देखो, और फोकस किया इंस्टेड ऑन इमोशन और इंट्यूशन और मिथिकल फीलिंग्स के एक सेंस ऑफ एक शेयर कलेक्टिव हेरिटेज के, हम जो रहने वाले एक पर्टिकुलर एरिया के हैं, हमने कॉमन पास्ट हम शेयर किया है, वी डिजर्व ए नेशन वेयर वी कैन लिव, और ऐसे बेसिस ऑफ नेशन बनाए, एक कॉमन फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, एक फर्टर्निटी की। तो अदर रोमांटिक जैसे जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्राइड हैडर जो 1744 से 18 क्लेम किया कि ट्रू जर्मन कल्चर है वो डिस्कवर किया जा सकता है उसके कॉमन लोगों के बीच में, समझे। इट वाज थ्रू फोक सॉन्ग्स जैसे फोक पोइट्री, फोक डांसेस की ट्रू स्पिरिट जो है नेशंस की वो पॉपुलराइज की गई। सो क्या क्या कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग, ये फॉर्म ऑफ जो फोक कल्चर्स थे वो ये नेशन बिल्डिंग का पार्ट बने। देयर हेरिटेज एम्फसाइज किया गया वर्नाकुलर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेजेस पे अपनी कंट्री की, कलेक्ट किए गए लोकल फोक लोर्स, कहानियाँ,
जो एंशिएंट नेशनल स्पिरिट है वो कैरी की गई मॉडर्न नेशनलिस्ट एज ए मैसेज के थ्रू टू लार्जर ऑडियंस हु वर मोस्टली इलिटरेट. सो दिस वॉज स्पेशली इन द केस ऑफ पोलैंड, जहाँ पे जो है पार्टीशन जो है जो एट द एंड ऑफ जो 18th सेंचुरी है, जो ग्रेट पावर्स रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया के द्वारा इवन थ्रू पोलैंड जो है वो नो लॉन्गर एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी. जो नेशनल फीलिंग थी वो केप्ट अलाइव म्यूजिक और लैंग्वेज के थ्रू. तो लैंग्वेज ने एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है किसी भी नेशन के डेवलपमेंट में. रशिया के ऑक्यूपेशन की जो पोलिश लैंग्वेज थी वो फोर्स की गई आउट ऑफ स्कूल, रशियन लैंग्वेज को इम्पोज किया गया. 1831 में जब आर्म रेबेलियन हुआ अगेंस्ट रशियन रूल, तो अल्टीमेटली ये चीज़ क्रश कर दी गई. और फॉलोइंग दी जो बहुत सारे मेंबर ऑफ क्लर्जी थे पोलैंड में, वो यूज़ करने लगे लैंग्वेज को और एज ए वेपन एक नेशनल रेजिस्टेंस का बना दिया. तो लैंग्वेज इज ऑल्सो प्ले द यूज ऑफ जो पोलिश लैंग्वेज है कैन बी सीन एज ए सिंबल ऑफ स्ट्रगल जो अगेंस्ट जो रशियन डोमिनेंस हुआ है. हंगर, हार्डशिप्स और पॉपुलर रिवोल्ट. देखो 1830 जो था ना एक ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप का था यूरोप में. जो फर्स्ट हाफ था 19th सेंचुरी का, सॉ एक इनॉर्मस इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन ऑल ओवर द यूरोप. तो इन जो मोस्ट कंट्रीज हैं देयर वाज मोर सीकर ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट. पॉपुलेशन जो थी रूरल एरियाज की वो माइग्रेट हो रही थी सिटीज़ में. सिटीज़ जो ओवर क्राउडेड हो रही थी, स्लम्स हो रही थी. स्मॉल जो प्रोड्यूसर्स थे टाउन्स में वो ऑफन फेस प्रॉब्लम विद स्टिफ कंपटीशन विद फ्रॉम इम्पोर्ट ऑफ चीप मशीन से मेड गुड फॉर इंग्लैंड. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है जैसे मोर एडवांस हुई देन ऑन द कॉन्टिनेंट. तो दिस वॉज स्पेशली ऑन टेक्सटाइल प्रोडक्शन. जो देखो तो वर्कर्स जो थे उन, अब देखो ना वो रीजन्स जो यूरोप के हैं जो एरिस्टोक्रेट्स के हैं वो जो पावर अभी भी इंजॉय कर रहे थे. जो पीजेंट जो स्ट्रगल कर रहे थे फ्यूडल ड्यूज के नीचे या ऑब्लिगेशन जो फ्यूडलिज्म चल रहा था उसके नीचे, जो आम लोग जो स्ट्रगल कर रहे थे. जब फूड का प्राइजेज राइज हुए तो जब बैड हार्वेस्ट शुरू हुई तो क्या हुआ, वाइड स्प्रेड प्यूपरिज्म हुआ टाउन्स में, कंट्री में. तो 1848 एक सच ईयर था जहाँ फूड शॉर्टेज हो रही थी. तो वाइड स्प्रेड जब अनएम्प्लॉयमेंट था तो पॉपुलेशन जो है पेरिस की आउट ऑन रोड्स पे आ गई. बैरिकेड्स एरेक्ट किए गए लुइस फिलिप के और लुइस फिलिप्स को भागना पड़ा. तो नेशनल सिंबल प्रोक्लेम किया गया, एक रिपब्लिक ग्रांट की गई. सफरेज सारे मेल्स को जो भी 21 साल से ऊपर है उसे राइट टू वोट ग्रांट किया गया. राइट टू वर्क गारंटी किया गया. नेशनल वर्क फोर्स प्रोवाइड की, एम्प्लॉयमेंट सेटअप की गई. तो एज अर्ली एज जैसे 1845 में सिलिसिया में एक रिवोल्ट हुआ कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट जो सप्लाई करता था रॉ मटेरियल और गेव देम ऑर्डर फॉर फिनिश्ड टेक्सटाइल, बट ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई उनकी पेमेंट क्योंकि वो देखो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे और ये फिनिश्ड गुड प्रोवाइड करते थे. ठीक है. अब जर्नलिस्ट जो थे विलहेल्म वुल्फ उसने डिस्क्राइब किया ये इवेंट इन ए सिलेसियन विलेज एज फॉलोइंग. इन अ विलेज ऑफ 18,000 इनहेबिटेंट कॉटन वेवर्स इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन. यहाँ का कि एक कॉटन वेविंग विलेज में कॉटन जो वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन था. अब क्या है, जो मिजरी थी वर्कर्स की वो एक्सट्रीम थी. जो डेस्परेट नीड ऑफ देखो काम चाहिए था और इन काम, अब देखो लेबरर को जो इन लोगों को काम की बड़ी डेस्परेशन थी और इनको जो एक्सप्लॉइट किया गया कॉन्ट्रैक्टर के बजाय उनका प्राइजेस जो है कम किया गया उनका गुड्स का जो वो ऑर्डर करते थे. क्योंकि अगर कम प्राइजेस पे नहीं दोगे तो वो तो काम के लिए पहले डेस्परेट, तो उनके डेस्परेशन का फ़ायदा उठाया गया. तो जब डेस्परेशन का फ़ायदा उठाओगे एट लास्ट दे विल राइज इन रिवोल्ट. व्हेन यू एक्सप्लॉइट समबडी टू दैट लेवल दैट उनके पास और कोई चारा नहीं बचा हथियार उठाने के. समझे. वैसे ही रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स हुआ. तो पैरेलली टू द रिवोल्ट ऑफ पुअर्स अनएम्प्लॉय और स्टार्विंग, जो गरीबों का और बेरोजगार और जो पीजेंट्स थे इनकी खस्ते हाली से, तो 1848 में रेवोल्यूशन हुआ जो एजुकेटेड मिडिल क्लास भी उसके अंदर आई. अब फरवरी 1848 में फ्रांस ने ब्रॉट अबाउट जो एब्डिकेशन, जो मोनार्क और रिपब्लिक अपने आप को एक यूनिवर्सल मेल सफरेज पे प्रोक्लेम कर ले कि 21 साल से ऊपर के ऑल मेल कैन राइट टू वोट, और मोनार्की को ख़त्म कर दिया और अपने आप को रिपब्लिक ठहरा दिया. ठीक है. और इन बाकी पार्ट्स में यूरोप में भी जहाँ इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट थे डिड नॉट येट एग्जिस्टेड, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, जो ऑस्ट्रिया, हंगरी थी एम्पायर, मेन और वुमेन जो लिबरल मिडिल क्लास के थे उन्होंने अपने डिमांड रखी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के और नेशनल यूनिफिकेशन, मतलब ये जो प्रिंसिपैलिटीज़ में बटी हुई कंट्रीज हैं इनको एक साथ करने के लिए उन्होंने एडवांटेज लिया जो ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट था. जो नेशन स्टेट डिमांड कर रही थी पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे, फ्रीडम ऑफ प्रेस पे, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पे डिमांड कर, तो बहुत से जर्मनी के रीजन जो लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाई, मेडिकल प्रोफेशंस या बिजनेसमैन, दे फोर्ट और डिसाइड कि हम वोट करेंगे ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए. तो
ऑन 18 मई 1848 831 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने मार्च के एक फेस्टिव प्रोसेशन के लिए जो फ्रैंकफर्ट में हुआ पार्लियामेंट में और कन्वे किया चर्च सेंट पॉल में, उन्होंने ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन जर्मन नेशन स्टेट का और हेडेड बाय ए मोनार्क सब्जेक्ट टू ए पार्लियामेंट। एक मोनार्क जो सब्जेक्टेड टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को अकाउंटेबल है, उसकी ड्यूटी है ऑफर करेगा क्राउन को इन टर्म्स ऑफ जो फेडरिक विलहेल्म फोर है किंग जो पर्सिया का था, ही रिजेक्टेड एंड जॉइन अदर मोनार्क टू अपोज द। अब कुछ जो 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 साथ के यूरोपियन थे वो तो फेयर करते थे, अब उन्होंने जो चीज़ें रिजेक्ट करके और दूसरे किसी जो मोनार्क के साथ अपोज करने, जो अपोजिशन है एरिस्टोक्रेट्स और मिलिट्री का भी स्ट्रॉन्ग हो, जो सोशल बेस था पार्लियामेंट का वो खत्म हो गया। अब पार्लियामेंट जो डोमिनेटेड थे मिडिल क्लास से जो रेजिस्ट कर रही थी डिमांड ऑफ वर्कर और आर्टिशन और कॉन्सिक्वेंटली उन्होंने भी लॉस कर दिया सपोर्ट। और इन द एंड क्या हुआ, ट्रूप्स वेर कॉल्ड इन एन असेंबली जो है फोर्स की गई डिसबैंड करने पर। अब जो इश्यूज थे पॉलिटिकल राइट ऑफ वुमेन वो भी कंट्रोवर्शियल थे जो लिबरल मूवमेंट में थे, इन विच लार्ज जो नंबर ऑफ वुमेन से वो पार्टिसिपेट की एक्टिवली, और वुमेन्स जो फॉर्म कर रही थी अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशन, न्यूज़पेपर पार्ट ले रही थी पॉलिटिकल मीटिंग में, डेमोन्स्ट्रेशन में। डिस्पाइट ये सब के उन्हें डिनाई किया गया क्या, राइट टू वोट उन्हें तो डिनाई किया गया, सफरेज राइट इलेक्शंस में असेंबली में। और जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने जो है कन्वे किया गया चर्च ऑफ सेंट पॉल में, तो वुमेन्स जो थी वुमेन्स वेर एडमिटेड ओनली एज ए ऑब्जर्वर टू स्टैंड इन द विजिटर गैलरी, मतलब विजिटर गैलरी में सिर्फ बैठ के देख सकते हो आप, क्या और कोई नहीं। तो थ्रू कंजर्वेटिव फोर्स वेर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट इन 1848। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस ने लिबरल मूवमेंट को सप्रेस तो कर लिया लेकिन वो रिस्टोर नहीं कर पाए पुराना ऑर्डर। मोनार्क्स जो थे वो बिगेन टू रियलाइज जो साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन और रिप्रेशन है वो सिर्फ एंड की जा सकती है अगर लिबरल नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरीज के द्वारा कुछ ना कुछ कंसेशन इन लिबरल नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरीज को देने पड़ेंगे, वरना ये रिवोल्यूशन अगेन एंड अगेन होंगे, हर 6 महीने साल में होंगे। तो सिंस इन द ईयर 1848 जो ऑटोक्रेटिक मोनार्क थे सेंटर के और जो ईस्टर्न यूरोपियन थे है ना, जो किंग्स एंड क्वींस और ये चीज़ थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस करने लगे चेंजेस जो वेस्टर्न यूरोप में पहले ही हो चुके थे 1850 में। सफरडम और बॉन्डेड लेबर को ये जो मास्टर और स्लेव वाला, ये बॉन्डेड लेबर वाला, ये सब चीज़ें क्या किए, एबॉलिश कर गई, बोथ इन हैब्सबर्ग में भी डोमिनेंट में और रशिया में भी। ठीक है, तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अब मेकिंग ऑफ यूरोप। नेक्स्ट वी विल स्टडी इज द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। हम यूनिफिकेशन पढ़ेंगे जर्मनी और इटली का। जर्मनी, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ नेशन, क्या एक आर्मी जो है एक नेशन को बना सकती है? गुड क्वेश्चन। सो आफ्टर 1848 क्या होता है कि नेशनलिज्म यूरोप में मूव करता है फ्रॉम इट्स एसोसिएशन डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन से, मूव अवे करता है, मतलब डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन से दूर जाता है और कहाँ जाता है, नेशनल सेंटिमेंट्स जो है ना वो ऑफन मोबिलाइज किए जाते हैं कंजर्वेटिव के द्वारा प्रमोट करने के लिए स्टेट की पावर और अचीव करने के लिए पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप। अब इससे क्या होता है, देखो दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन अ प्रोसेस, जैसे जो चीज़ जर्मनी और इटली में हुई जिनको हम केम टू बी एज यूनिफाइड एज ए नेशन स्टेट, एक बनी, मतलब पहले जो है टुकड़े 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 प्रिंसिपैलिटीज़ में जो है वो क्या थी, आपस में क्या बटी हुई थी ना। एज यू हैव सीन कि नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो है ना वो वाइड स्प्रेड थी मिडिल क्लास यूरोप में, जो मिडिल क्लास यूरोप था वहाँ पे। और हु इज़ जब 1888 में वो यूनाइट होना चाहते थे डिफरेंट रीजन जो जर्मन कन्फेडरेशन के थे एक सिंगल नेशन स्टेट के अंदर, जो गवर्न की जाए एक इलेक्टेड पार्लियामेंट के, एक चुनी हुई लोगों के द्वारा चुनी। अब लिबरल्स ने इनिशिएटिव किया नेशन बिल्डिंग का, वाज हुएवर के रिप्रेस करो जो कंबाइंड फोर्सेस है मोनार्क की और मिलिट्री की, और सपोर्ट किया लार्ज लैंड ओनर जिनको जंकर्स कहा जाता था पर्सिया में। अब फ्रॉम देन ऑन पर्सिया ने टुक ऑन ए लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फ्रॉम नेशनल यूनिफिकेशन। अब पर्सिया ने क्या किया, लीडरशिप ले ली किसकी, इस मूवमेंट की, नेशनल यूनिफिकेशन। देखो जो उनके चीफ मिनिस्टर थे ना ओटोवन बिस्मार्क, इस ये एक एम फेज था, जो एम लीडर थे जो जर्मन यूनिफिकेशन में, ठीक है, वो आर्किटेक्टर थे इस प्रोसेस में जिन्होंने हेल्प किया पर्सियन आर्मी को और ब्यूरोक्रेसी को। कैसे, 3 ईयर वॉर ओवर 7 ईयर्स, देखो 3 वॉर्स, तीन वॉर्स लड़ी गई 7 ईयर के स्पेन के अंदर, है ना, 3 वॉर्स। अब देखना इसमें क्या हुआ, किसके साथ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, और एंडेड इन पर्शियन विक्ट्री हुई इसमें, और कंप्लीटेड जो इन 3 वॉर्स ने ना कंप्लीट कर दिया जो यूनिफिकेशन था जर्मनी का, पर्सिया। अब देखो इन जनवरी 1871 क्या हुआ कि जो पर्शियन किंग था विलियम फर्स्ट, उसने प्रोक्लेम किया जर्मन एम्परर इन द सेरेमनी हेल्ड, जो वर्सिलिया में सेरेमनी हुई उसमें विलियम फर्स्ट ने जो है वो प्रोक्लेम कर लिया जर्मन एम्परर को, ठीक है।
अब देखो, ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871 एक असेंबली हुई जिसमें प्रिंस ऑफ जर्मनी, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर्मी और इंपॉर्टेंट जो पर्शियन मिनिस्टर्स थे वो गैदर हुए, इंक्लूडिंग जो चीफ मिनिस्टर था ओटो वन बिस्मार्क। ये गैदर हुए एक अनहीटेड, मतलब ठंडे से, एक हॉल ऑफ मिरर्स, जो शीशों का महल है, यहाँ आप देख पा रहे हो ना, इस हॉल में जो पैलेस ऑफ वर्सिलिया था, प्रोक्लेम करने के लिए एक नया जर्मन एम्परर जो हेडेड होगा टू जो काइसर विलियम फर्स्ट ऑफ, जो हेड करेगा किसको, हेडेड बाय काइसर विलियम्स ऑफ पर्शिया। अब नेशन बिल्डिंग प्रोसेस जो जर्मनी में है डेमोन्स्ट्रेटेड के डोमिनेंस ऑफ जो पर्शियन स्टेट पावर है वो बहुत ज़्यादा है, और नई स्टेट प्लेस की गई एक प्लेस ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस की जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ करेंसी होनी चाहिए, बैंकिंग होनी चाहिए, लीगल जुडिशियल सिस्टम जो है जर्मनी में। अब पर्शियन मेजर्स और प्रैक्टिसेस जो थे ना वो ऑफन बिकेम ए मॉडल ऑफ जो रेस्ट ऑफ द जर्मनी। जो पर्शियन ब्यूरोक्रेसी थी, जिस टाइप के वहाँ मेजर, जिसके भी वहाँ प्रैक्टिसेस होती, वही एक तरह का मॉडल बन गया था जो रेस्ट ऑफ जर्मनी के लिए। ठीक है, देखो ये पर्सिया था, ठीक है, ओके, ये ऑस्ट्रियन किंगडम था, ठीक है। अब देखो ये इस तरीके से जो है जर्मनी की यूनिफिकेशन हुई ओवर द ईयर्स, ओके। अब हम चलते हैं इटली की यूनिफिकेशन। देखो अनलाइक जर्मनी जो है, इटली का क्या है, एक लॉन्ग हिस्ट्री है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की, मतलब टुकड़े टुकड़े में पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, अलग अलग पॉलिटिकल जो है वो बहुत सालों से चल रही थी। और इटालियन जो थे वो जो कहते हैं स्कैटर्ड अराउंड थे सर्वल डायनेस्टिक स्टेट्स, छोटी छोटी स्टेट्स में, और मल्टी नेशनल जो है हैब्सबर्ग एम्परर था। और ये मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी में इटली क्या है डिवाइडेड था 7 किंगडम्स में, और जो रूल किए जाते थे जो इटालियन प्रिंसली हाउसेस थे उनके द्वारा। और नॉर्थ में कौन था, ऑस्ट्रियन हेम्सबर्ग, और सेंटर में रूल किया जाता था पोप के द्वारा, और साउथ रीजन जो है वो डोमिनेंट का बुर्बोन किंग्स जो स्पेन का था। अब इवन जो इटालियन लैंग्वेज है वो नॉट एक्वायर्ड, एक कॉमन फॉर्म एक्वायर नहीं की हुई थी, और स्टिल जो बहुत सी रीजनल और लोकल वेरिएंट्स जो है बोली जाती थी। अब 1830 के क्या हुआ कि जो गियस्पी मजीनी है उसने क्या किया, पुट टुगेदर की एक प्रोग्राम के जिसको यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक, एक यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक के लिए, और उसने फॉर्म की एक सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली, है ना, फॉर डिसिमिएशन ऑफ हिज गोल। अब जो फेलियर हुआ, जो रिवोल्यूशनरी अपस्प्रिंग हुआ था 1830 और 1848 में, उसका मतलब कि मेंटल ऑफ किस पे है, सर्डिना प्योडमेंट जो है एक अंडर इट्स रूलर जो किंग विक्टर था एम्यूल सेकंड, उस पे था कि यूनिफाई करना इटालियन स्टेट को वॉर के थ्रू। अब इन द आइज ऑफ जो रूलिंग एलाइट है इस रीजन का, जो रूलिंग एलाइट है, जो अपर क्लास है, उनकी आंखों में जो यूनिफाइड जर्मन है ना वो उन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी और पॉलिटिकल डोमिनेंस की और पॉसिबिलिटी दिखा रहा था रूलिंग एलाइट के लिए। इससे क्या हुआ, जो चीफ मिनिस्टर था, जो चीफ मिनिस्टर था कैवियोर, जिसने लीड की थी ये मूवमेंट यूनिफाई करने के लिए इटली के रीजन्स, वो ना तो रेवोल्यूशनरी था ना डेमोक्रेट था, और बहुत सारे बाकी वेल्थी और एजुकेटेड मेंबर्स की तरह, इटालियन इलाइट्स की तरह वो फ्रेंच बोलता था मच बेटर ना कि इटली। और एक टेक्टिकल जो डिप्लोमेटिक अलायंस था फ्रांस के साथ, वो भी इंजीनियर्ड किसके द्वारा हुआ था, कैवियर के द्वारा। अब देखो ये पिडमोंट है ना, ये सक्सीड हो गई, जो सर्डिनो पिडमोंट है, डिफीट करने में कि ना ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में। अपार्ट जो रेगुलर ट्रूप्स और जो लार्ज नंबर ऑफ आर्मी जो वॉलेंटियर थी इसकी लीडरशिप के अंदर, वो जो है गिरिबल्दी, जो इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया ये फ्रे, कौन सा वाला, जिन्होंने डिफीट किया है ऑस्ट्रियन फोर्सेस को। अब 1816 में उन्होंने मार्च किया इनटू साउथ इटली और किंगडम ऑफ टू सिलेसियस की, और सक्सीड कर दिया। इनकी सपोर्ट भी जीतना लोकल पीजेंट्स की, और ड्राइव और पर्शियंस को यहाँ से बाहर निकाल के रूलर को फेंका। 1861 में एम्यूल सेकंड ने क्या कि अपने आप को प्रोक्लेम कर लिया जो है यूनाइटेड जो इटली है उसका किंग। लेकिन जितनी भी मच ऑफ द जो पॉपुलेशन है ना वो इटालियन पॉपुलेशन, वो जो है वो कौन थी, वो रेट्स इलिटरेसी रेट बहुत हाई था, वो ब्लिसफुली अनअवेयर थे जो लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजीज थी, और पीजेंट जो मास थी, जो मासेस है पीजेंट मासेस, वो सपोर्ट किसको करते थे, ग्रिबल्दी को, जो कि साउथर्न इटली जो नेवर हेड ऑफ इटालिया। अब साउथ इटली ने उसने ये कंसेप्ट ही नहीं सुना था, उन्होंने बिलीव किया कि लातालिया जो है वो एम्यूल की वाइफ है। आप देखो यूनिफिकेशन देखो ये कैसे बटा हुआ था। देखो यहाँ पे ये प्रोविंसेस, ये अलग अलग, सब अलग अलग एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी, ठीक है। इस तरीके से यूनिफिकेशन प्रोसेसेस चले हैं।
यही स्ट्रेंज केस ब्रिटेन में भी था। ब्रिटेन में एथनिक कन्फ्लिक्ट्स भी बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, बहुत सारे केसेस थे। अगर हम ब्रिटेन का देखें एथनिक कंसेप्ट, देखो ये मॉडल जो है नेशन और नेशन स्टेट का जो है, कुछ स्कॉलर्स का ये आर्ग्यू करना है कि ग्रेट ब्रिटेन इन फॉर्मेशन ऑफ इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन जो नेशनल स्टेट की है वो रिजल्ट हुआ है एक रेवोल्यूशन से या आप एक सडन अपवेल से, ये बट इट वाज, लेकिन ये नहीं है, ये एक लॉन्ग डाउन प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस चला है, एक रात में नहीं हुआ। देयर इज नो ब्रिटेन नेशन प्रायर टू 18th सेंचुरी से पहले कोई ब्रिटेन नेशन नहीं था। जो प्राइमरी आइडेंटिटी है यहाँ के पीपल की जो इनहेबिट करते थे ये ब्रिटेन आइजल्स, वो के एथनिक वंश थे, मतलब सच है जो इंग्लिश है, वेल्श है, स्कॉट्स हैं या आयरिश लोग हैं वो थे। ये एथनिक ग्रुप सारे जो है ना अपना ओन कल्चर और पॉलिटिकल ट्रेडिशन है इनका। लेकिन एज ए इंग्लिश स्टेट जो स्टेडीली ग्रो अप हुई है, जो वेल्थ और इंपॉर्टेंस और जो पावर ग्रो हुई है, जो इसका इन्फ्लुएंस हुआ बाकी नेशन पे, इन आइलैंड पे, जो इंग्लिश पार्लियामेंट जो जिसने पावर सीज की थी, जो मोनार्की 1668 में 1688 में एट द एंड ऑफ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वो ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो हुआ था, तो वो एक इंस्ट्रूमेंट था नेशन बिल्डिंग का। और उसका सेंटर कौन था? इंग्लैंड था। जो एक्ट ऑफ यूनियन है 1770 में बिटवीन इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, जिसने रिजल्ट किया फॉर्मेशन यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, है ना, ये क्या थे? ये इंग्लैंड ने जो इम्पोज किया अपना इन्फ्लुएंस स्कॉटलैंड पे, या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो डोमिनेट किया इंग्लिश मेंबर्स में, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो डोमिनेटेड थी इंग्लिश मेंबर्स के साथ। अब जो ग्रो हुई ना ब्रिटिश आइडेंटिटी, उसका ये मतलब कि स्कॉटलैंड का एक डिस्टिंक्टिव कल्चर था और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो थे स्कॉटलैंड के, वो सप्रेस किए गए। जो कैथलिक क्लेन जो इनहेबिट करता था स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स को, वो सफ़र किए टेरिबल रिप्रेशंस। किसके अंडर? ब्रिटिश के अंडर। अब क्या हुआ कि द स्कॉटिश जो हाईलैंड के थे वो स्पीक भी वो गैलिक लैंग्वेजेस जो थी, जो और अपने जो ड्रेसेस वेयर करते थे, जो लार्ज नंबर में जो वो वहाँ से भगाए गए, अपने घरों से बाहर निकाले गए। और आयरलैंड ने ये सिमिलर फेट सफ़र किया था, जो कंट्री डीपली डिवाइडेड थी कैथलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में। अब इंग्लिश ने हेल्प किया प्रोटेस्टेंट को, आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट को, कि वो अपना डोमिनेंस किसके ऊपर? कैथलिक पे ऊपर दिखाएं। अब कैथलिक ने रिवोल्ट कर दिया ब्रिटिश डोमिनेंस के खिलाफ और उन्हें सप्रेस किया गया ब्रिटिश के द्वारा। तो जो फेल्ड रिवोल्ट थी ना वुल्फ टाउन के द्वारा और इन यूनाइटेड जो आयरिशमैन्स था, तो फिर क्या हुआ? जब ये फेल हो गए रिवोल्ट में भी, तो आयरलैंड जो है फोर्सफुली इनकॉर्पोरेट किया गया यूनाइटेड किंगडम में 1801 में, और एक नया ब्रिटिश नेशन जो है फोर्ज किया गया थ्रू प्रोपोगेशन के, इंग्लिश कल्चर को डोमिनेट करके उनको प्रोपोगेट किया गया। और नया सिंबल, एक सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन, जो ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक और नेशनल एंथम, जो गॉड सेव अवर नोबल किंग, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें एक्टिवली प्रमोट की, ताकि जो ओल्डर नेशन सर्वाइव ओनली इन ए सबऑर्डिनेट पार्ट ऑफ द यूनियन। दिस यूनियन जो ओल्डर नेशन था वो थोड़े थोड़े हिस्सों में कहीं बचा हुआ था, बाकी जो नई चीज़ें इंपोज करके उसको ख़त्म करने की कोशिश की। ठीक है, अब किसी नेशन को तुम कैसे हाउ विल यू विजुअलाइज ए नेशन? देखो, वाइल ये इजी इनफ के हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक रूलर को थ्रू ए पोर्ट्रेट और ए स्टैच्यू, ठीक है, ये इजी इनफ के हम रिप्रेजेंट किसी के, ये गांधी जी को नोट के ऊपर विजुअलाइज करना इजी है, बट हाउ डज वन गो अबाउट गिविंग ए फेस टू ए नेशन? कैसे हम लोग एक चेहरा देंगे किसी नेशन को? समझे इसका कंसेप्ट? नहीं। देखो, आर्टिस्ट जो 18 और 19 सेंचुरी के थे ना, इन्हें फाउंड ए वे बाय पर्सोनिफाइंग ए नेशन। इन अदर वर्ड, दे रिप्रेजेंट ए कंट्री एज इट इज अ पर्सन, कि एक मुल्क जो है इज ए कंट्री, इट इज ए पर्सन इन इट सेल्फ। कैसे? नेशन जो पोर्ट्रे करते हैं एज ए फीमेल फिगर पोर्ट्रे की जाती है, देखो ना फ्रांस, रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, या फीमेल फॉर्म जो चूज की जाती है टू पर्सोनिफाई ए नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ। एक्चुअल में कोई वुमेन के लिए नहीं था वो, कि कोई वुमेन जिंदा थी उस पर जैसे लिबर्टी है, लिबर्टी इज अ फीमेल, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखा ना, वो एक फीमेल है। रादर टू एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया देने का नेशन का एक कंक्रीट फॉर्म, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक कंक्रीट फॉर्म देने के लिए, दैट इज कि फीमेल फिगर जो है बिकेम एलेगरी ऑफ द नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन भी आप देखोगे, मैंने आपको बताया लिबर्टी, जस्टिस या पर रिपब्लिक, तो फीमेल का जो है ना एक फीमेल पोजीशन दी गई। ये देखो आप, तो सिमिलरली ये देखो फीमेल फिगर्स वेर पोर्ट्रेड। मैरी, क्रिश्चियंस ने जो है क्रिश्चियन नेम्स, इन फ्रांस शी वाज क्रिश्चियनेटेड मैरीना, ए पॉपुलर क्रिश्चियन नेम जो अंडरलाइन करेगा आइडिया पॉपुलर नेशन का। तो एक सिंबल देने की कोशिश की किसी भी कंट्री को। देखो सिमिलरली जो जर्मीनिया था बिकेम एलेगरी ऑफ जर्मन नेशन। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो जर्मनी थे, क्लॉक ऑफ ओक लीफ एज ए विजुअल ओक लीफ स्टैंडिंग ऑफ हीरोइज्म। तो ये क्या है?
ये एक किस्म की सिंबलाइज करने की कोशिश की है कि नेशन को, द फॉलन जर्मेनिया। तो ये क्या है, फीमेल फिगर्स, ये देखो जर्मेनिया गार्डिंग द रेना, तो ये पर्सोनिफिकेशन किया गया। ठीक है, इस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें जो है शेप में लाई गई हैं, इस तरीके से नेशनलिज्म जो है उसको शेप में लाया गया, इस तरह से नेशन स्टेट्स जो है बनी। लास्ट क्वार्टर जो 19th सेंचुरी का, जब नेशनलिज्म जो है ना नो लॉन्गर अपने वो आइडियलिस्टिक जो लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स थे ना जो फर्स्ट हाफ ऑफ सेंचुरी, वो अब खत्म हो चुके हैं। एक अब नैरो क्रीड विद लिमिटेड एंड। ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या हुआ, जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे ना वो इंक्रीजली इनटॉलरेंट हो गए एक दूसरे की तरफ, और हमेशा एवर रेडी टू गो टू वार। जो मेजर यूरोपियन पावर्स थी इन टर्न जो मैनिपुलेटेड द नेशनल एस्पिरेंट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ पीपल इन यूरोप एंड फर्दर देयर ओन, अपने इंपीरियलिस्टिक आइडियाज के लिए फर्दर इनको मैनिपुलेट करने लगे। जो मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन है वो यूरोप में 1871 के बाद आई, बाल्कन्स में, जब बाल्कनाइजेशन हुआ यूरोप का। जोग्राफिकल एथनिक वेरिएशन जब आए मॉडर्न स्टेट जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, तो ये क्या हुए, बाल्कनाइजेशन हुआ ना। जो लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन्स था वो अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर था, और जो स्प्रेड जब आइडियाज़ हुई, ये रोमांटिक नेशनलिज्म के जब आइडियाज़ हुए तो बाल्कन जो टुगेदर वो डिसइंटीग्रेट होने लगा, और ओटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव ऑल थ्रू द 19th सेंचुरी। जो ओटोमन एम्पायर था वो इसको इटसेल्फ स्ट्रेंथ, इसको ताकत दे रहा था, इसको मॉडर्न देखो, बट इटसेल्फ थ्रू मॉडर्नाइजेशन इंटरनल रिफॉर्म कर रहा था, लेकिन इसको सक्सेस नहीं मिली। वन बाय वन जो यूरोपियन जब सब्जेक्ट्स जो है नेशनलिस्ट वो ब्रोक अवे फ्रॉम द कंट्रोल एंड एक बाय एक करके वो डिक्लेयर कर दिए। देखो जितने भी ओटोमन एम्पायर के अंडर थे ना, एक एक करके निकलने लगे नेशनलिज्म, जब वो रोमांटिक नेशनलिज्म की जब लोगों को इस आइडिया की तरफ अट्रैक्शन हुई, और डिफरेंट स्टेट्स जो है केम इनटू बीइंग। ठीक है, इस तरीके से जो है नेशन स्टेट्स जो है ना यूरोप में ना, इस तरीके से नेशन स्टेट्स का इवोल्व हुआ है। अब कोई कहे कि नेशन स्टेट्स जो है ना, नेशन स्टेट्स जो यूरोप में बनी, जो डेमोक्रेसी का एविडेंट हुआ, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। इट टुक मोर देन ए सेंचुरी टू बी बिल्ड इन नेशन स्टेट्स। कोई एथनिक लाइन पे बनी, ठीक है, कोई जो है बेस्ड ऑन लैंग्वेज बनी। शुरू में सबका गोल क्या था, डेमोक्रेसी, राइट ऑफ ऑल, ठीक है, मिडिल क्लास का उसमें बड़ा योगदान था, एरिस्टोक्रेसी को ख़त्म करना है, फ्यूडलिज्म को ख़त्म करना है, ठीक है, एक पार्लियामेंट होना चाहिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। शुरू में सबके आइडियोलॉजीज थे, बट जब ये आइडियाज़ डेवलप होने लगे ना, जैसे कुछ कहीं बाल्कनाइजेशन हुआ, जहाँ डिफरेंट स्टेट्स जो है टूट के गई, कोई एथनिसिटी बेस्ड, कोई लैंग्वेज के बेस पे, कोई डिफरेंट आइडियोलॉजीज के बेस पे, और कहीं यूनिफिकेशन हुआ, जैसे इटली और जर्मनी एक प्राइम एग्जाम्पल है, जहाँ यूनिफाइड हुए पीपल एक सिमिलर कम्युनिटीज़ के। तो बेस्ड ऑन एथनिसिटी, कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज जो है, इस तरीके से एक स्टेट का जो है निर्माण हुआ है। ओके, दो इन इंडियाज़ केस इट इज़ क्लियरली अपोजिट। ओके, तो ये कुछ है यूरोप कैसे नेशनलिज्म में आया। ठीक है, बड़ा ही लेंथी सा चैप्टर है, इसको ज़्यादा ध्यान मत देना, ठीक है, इतना भी नहीं, एक आध बार अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना, बाकी